हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है राजेश। दोस्तों, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात करी थी, सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व किया था और कुछ कंसेप्ट्स को देखा था। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर आपका क्लास 11 एनसीईआरटी का है। ऑलराइट, आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, इसके अलावा आपके एलटी का पेपर हो गया, उन सभी में ये जो सेशन है बहुत जरूरी रोल प्ले करेगा। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सभी के सभी पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है और इसी थ्योरी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो सेशन है ये बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो हम पहले स्टार्टिंग में बेसिक चीजें पढ़ेंगे और वो बेसिक से आपके एग्जाम में काम आएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। सेल कैसा है? सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसे याद करने का तरीका बताता हूं मैं। देखिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या है जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग बना रहा है? सेल। क्योंकि सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिना सेल के लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? ऑल लाइफ बिगिंस एज अ सिंगल सेल। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबकी लाइफ की स्टार्टिंग ही एक सिंगल सेल से होती है। उसी सिंगल सेल को हम जाइगोट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब मदर का गैमेट फादर के गैमेट से फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जाइगोट एक सिंगल सेल ही होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। इसीलिए लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, वो आपका सेल है। ठीक है, अब देखिए, एक ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बना हुआ है? अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है या बहुत सारे सेल से बनी हुई है, इस बेसिस पे हमने पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, जो कि सिर्फ एक सेल की बॉडी है। अब ये एक सेल की बॉडी आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, अमीबा में देखने को मिलती है और यूग्लिना में देखने को मिलती है। इसे और अच्छी तरीके से समझिए, एक सेल की बॉडी या तो आपको मोनेरा किंगडम में देखने को मिलेगी। ये बैक्टीरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मोनेरा किंगडम को। मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सबके साथ के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो बैक्टीरिया मोनेरा का एग्जांपल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मोस्टली 90% ऑफ दी बैक्टीरियाज और 90% ऑफ दी ऑर्गेनिज्म जो आपके मोनेरा किंगडम में पाए जा रहे हैं वो सबके सब आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है, प्रोटोजोन्स, ये सब के सब आपके आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। तो प्रोटिस्टा किंगडम में एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि उसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जो कि जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं? इसका आंसर है प्रोटिस्टा, जिसके मेंबर्स हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके अंदर आपको एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं? उसका आंसर है प्रोटिस्टा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इसी तरीके से आपको कैसे याद करना है, यूनिसेलुलर फॉर्म में कौन कौन सा आ रहा है? बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा किंगडम। मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, मल्टी सेलुलर का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर मल्टीपल सेल से बना हुआ है, जिसके शरीर में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फंजाई किंगडम, प्लांटे किंगडम और एनिमल किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। ऑलराइट, अब देखिए, ये सब चीजें तो आपने बेसिक 9th और 10th की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा या आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन्हें रिलेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आपको ऐसे याद करना है कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके सब यूनिसेलुलर होंगे ही होंगे, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव यूनिसेलुलर किंगडम है।
इसके अलावा बैक्टीरिया 90 से 95% जो ऑर्गेनिज्म है मुनेरा के अंदर, ठीक है, जिन्हें हम बैक्टीरिया से जानते हैं, वो सब के सब आपकी यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट पूछी गई है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। इसका अर्थात हुआ कि जितने भी एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है, वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करते। उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनकी जो लाइफ है, वो किसी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि वो एक अकेला सेल उनकी बॉडी के सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। बॉडी के अंदर जैसे डाइजेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शन उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल के थ्रू हो रहे हैं। सिर्फ एक सेल है जो उनकी बॉडी के जितने भी एसेंशियल फंक्शन है उनको परफॉर्म कर पा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो केपेबल है इन दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल है वही तो स्मॉलेस्ट यूनिट है व्हिच इज केपेबल ऑफ हैविंग लाइफ। सेल सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है जहां पे आपको लाइफ देखने को मिल रही है। इससे हम ये भी जस्ट समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर दुनिया में प्रेजेंट नहीं है जो सेल से छोटा स्ट्रक्चर हो और जिसके अंदर आपको लाइफ देखने को मिले, ठीक है। यही मैंने आप लिखा हुआ है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो एक कंप्लीट सेल की स्ट्रक्चर से छोटा है, उसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट लिविंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए, सेल के अंदर आपको पता होगा ऑर्गेनेलीज होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेली एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जो सेल से छोटा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर सकता। उसको एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर चाहिए लाइफ दिखाने के लिए, ठीक है। तो सेल ही एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको लाइफ देखने को मिल रही है। उससे छोटा कोई स्ट्रक्चर नहीं जहां पे आपको लाइफ देखने को मिलेगी। अकेला माइटोकॉन्ड्रिया लाइफ शो नहीं कर सकता, अकेला क्लोरोप्लास्ट लाइफ शो नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अब देखिए ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, ठीक है। बी इट एलटी के एग्जाम में भी पूछा गया है, आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है, और इससे रिलेटेड बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। देखिए ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको याद करना है, ठीक है, इनको आपको रट लेना है। तो पहला पॉइंट है कि 1665 में साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉक को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो कॉक है, जैसे आप वाइन की बोतल देखेंगे, वाइन की बोतल का जो ढक्कन होता है उसे बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। उस कॉर्क की थिन स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ये जो कॉर्क है, ये कॉर्क किससे बना हुआ है? डेड बार्क सेल से बना हुआ है। जो प्लांट या ट्री की आपको छाल देखने को मिलती है बाहर की साइड को, वो डेड है, डेड सेल से बनी हुई है। उसी सेल्स को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया। तो ये हम कह सकते हैं कि 1665 में सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया, सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। और उन्होंने कौन से सेल को डिस्कवर किया? डेड सेल को, ठीक है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, तो उसका आंसर है एंटोन वॉन लीवेनहुक। डेड सेल की बात करेंगे तो आंसर है रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल को डिस्कवर करने की बात करेंगे तो उसका आंसर है एंटोन वॉन लीवेनहुक। इसके अलावा न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। पुरकिंजे नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। ये सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था, ठीक है। और ये स्टेटमेंट प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है आपके थॉमस हेनरी हक्सले ने, थॉमस हेनरी हक्सले ने, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, इन्हें आपको याद करना है। जो भी लेक्चर को देख रहा है प्लीज कॉपी पेन उठा के बैठिएगा, आराम से इसे नोट करिए, ठीक है। अब देखिए टॉपिक आ रहा है सेल थ्योरी। पूरी सेल बायोलॉजी के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं,
ठीक है, इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्टेट करे हुए, जो आप जो भी स्लाइड देख रहा है वो स्लाइड में इन पॉइंट्स को नोट करते रहना, ठीक है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे याद कैसे करना है। देखिए, सेल थ्योरी दी थी दो लोगों ने, इन दो लोगों के नाम बहुत जरूरी है, स्क्लीडेन और श्वान ने। स्क्लीडेन और श्वान ने मिलके सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। अब ये जो स्क्लीडेन है ये एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट है, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर काम किया है। इसी तरीके से श्वान ने, जो कि ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर काम किया है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो स्क्लीडेन थे उन्होंने 1838 में सेल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि यार जो ये प्लांट्स है, ये प्लांट तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप के सेल्स सब मिलकर बना हुआ है, और ये डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट टाइप की टिश्यूज बना रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके ये स्क्लीडेन थे, इन्होंने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया है, पहला पॉइंट, और इन्होंने देखा कि जो ये प्लांट सेल्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ जो प्लांट्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑलराइट। इसी तरीके से जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ऑब्वियसली बात है एनिमल को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। उनका जो शोध था वो एनिमल्स के ऊपर था। तो श्वान ने क्या किया, एनिमल्स के ऊपर काम किया और उन्होंने रिपोर्ट किया 1839 में कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर देखने को मिल रही है, जिसको आज की डेट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1839 में सबसे पहली बार श्वान नामक साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट किया था कि सेल्स के बाहर एक आउटर थिन लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। उसी आउटर थिन लेयर को आज की डेट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो थियोडोर श्वान थे, इन्होंने एक और चीज कंक्लूड करी, इन्होंने एक और चीज बताई कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? एक यूनिक डिफरेंस है। वो यूनिक डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल के बाहर आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में आपको देखने को नहीं मिलती है। ये सबसे पहली बार किसने बताया था? ये भी सबसे पहली बार श्वान ने ही बताया था, ठीक है। इसके अलावा श्वान ने एक हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस क्या होती है? किसी भी थ्योरी को प्रूव करने से पहले एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ठीक है, और उसी हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाता है। उसको जैसे ही प्रूव किया जाता है तो फिर वो थ्योरी बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस दी थी आपके श्वान ने, और श्वान ने हाइपोथेसिस क्या दी थी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल इस दुनिया में पाए जा रहे हैं, सब के सब आपके सेल से बने हुए हैं। सेल थ्योरी में बेसिकली यही बोला गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट, एनिमल्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, वो सभी के सभी आपके सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑलराइट। ये जो हाइपोथेसिस थी, ये हाइपोथेसिस बेस था आपकी सेल थ्योरी का, ठीक है। आगे जाके इन दो साइंटिस्टों ने, स्क्लीडेन और श्वान ने मिलके इस सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। पहले तो थियोडोर श्वान ने इसको सिर्फ हाइपोथेसिस दी थी, उसी हाइपोथेसिस को बाद में जाके दोनों साइंटिस्टों ने प्रूव किया और तब जाके आपकी बनी सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी को देते टाइम, जब उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, उस टाइम ये एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। वो चीज क्या थी? देखिए, सेल थ्योरी में ये बोला गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन जो नया सेल बन रहा है, भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए, तो फिर जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नया सेल बन रहा है वो बन कैसा रहा है? इसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस स्टेटमेंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इसे एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ वर्काउ ने। 1855 में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्काउ, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो नए सेल्स बन रहे हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इन्होंने बताया कि जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स के अंदर डिवीजन जब होता है उसी से बन रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स डिवाइड करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स है, ऑलराइट। मेरे को यहाँ पर घाव लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो चोट में आप देखोगे कुछ टाइम के बाद सेल्स आ जाते हैं। तो वो सेल्स आ कैसे रहे? घाव में जो पहले से सेल्स प्रेजेंट थे, घाव लगने के बाद जो आपको
एरिया घाव दिख रहा है, उसके आसपास जो सेल्स थे उनके अंदर डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, ठीक है, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने। इस तरीके के माइटोटिक डिवीजन से आपको क्या देखने को मिला कि पूरी बॉडी, पूरी टिश्यू तैयार हो गई है। ऑलराइट, तो यही उन्होंने बताया था, रुडोल्फ वर्काउ ने। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसी स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ऑलराइट, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पूरी हिस्ट्री 3 तरीके से समझा दी है, मैं आपको एक छोटा सा नटशेल में समझा रहा हूं फिर से, ठीक है। स्क्लीडन बॉटनिस्ट है, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर काम किया। उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो तो यार सेल्स, उनके अंदर तो सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसी तरीके से श्वान ने क्या बोला कि यार एनिमल्स है, एनिमल्स भी आपके सेल से कंपोज्ड हो रहे हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये रिपोर्ट किया, सबसे पहली बार पूरी दुनिया में श्वान ही वो थे जिन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल्स के बाहर एक थिन आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब थियोडोर ने यह भी कंक्लूड किया था कि जितने भी आपके, थियोडोर ने क्या कंक्लूड किया था, थियोडोर ने कंक्लूड किया था कि जो प्लांट और एनिमल सेल है उनके बीच में एक यूनिक डिफरेंस है। वो यूनिक कैरेक्टर आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिल रहा है, वो क्या है, वो सेल वॉल है, ठीक है। इसके अलावा शॉन ने यह भी बोला था कि प्लांट और एनिमल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यही बेसिस था आपकी सेल थ्योरी का, जिसे आगे जाके स्क्लीडन और शॉन ने एक साथ मिलकर प्रूव किया। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो नए सेल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। ऑलराइट, फिर रुडोल्फ वर्काउ आए जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया और उस स्टेटमेंट को बोला गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इससे हम ये समझ सकते हैं कि रुडोल्फ वर्काउ ने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया, ठीक है। तो आज के टाइम में हम सेल थ्योरी को कुछ इस तरीके से जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑलराइट, इसी को उन्होंने प्रूव किया था। और रुडोल्फ वर्काउ की बदौलत हमें दूसरा स्टेटमेंट मिलता है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स के अंदर डिवीजन के थ्रू ही बन रहे हैं। ऑलराइट, तो ये रहा आपका पूरा सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में इससे ज्यादा आपके पास क्वेश्चन नहीं बनेंगे भी तो मैं आपको वो एमसीक्यूज में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एक्चुअली जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये सिर्फ 2 हैं। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं, एक जनरल आइडिया लेते हैं एक सेल का, ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं कि एक टिपिकल सेल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक टिपिकल सेल क्या होता है, उसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑलराइट, तो देखिए ये रहा आपका टिपिकल सेल, ठीक है। इस टिपिकल सेल के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर हमेशा देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, क्योंकि उस न्यूक्लियस के अंदर ही उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही, ठीक है। तो वो जेनेटिक मटेरियल मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जितने भी सेल्स दुनिया में पाए जा रहे हैं उन सभी सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इसी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। उस जेनेटिक मटेरियल को हम जानते हैं डीएनए के नाम से, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर, ये डीएनए पाया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन। जो डीएनए है वो डीएनए आपको क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब डीएनए होता क्या है, डीएनए एक्चुअली कॉइल्ड होता है एक प्रोटीन के चारों तरफ, उसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोट्स के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है। उस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए कॉइल्ड होता है, ठीक है। रिपीटेटिव कॉइलिंग के कारण आपको ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये तो हम सिर्फ अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू में मैंने आपको क्या बताया कि हर एक दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और उन सेल्स के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलता है। और ये जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल है इसी के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है या नहीं है,
ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि ये सेल आपका प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी और यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो हो गया प्रोकैरियोट। प्रो मतलब पुराना, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे सेल को जिसके अंदर न्यूक्लियस के बाहर आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, ऐसे सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब न्यू, नया सेल। नया सेल से मतलब है कि वो इवॉल्व सेल है। जो सबसे पहले दुनिया में सेल्स आए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। सबसे पहले दुनिया में जितने सेल्स आए वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, बैक्टीरियल सेल्स थे, जिनके बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रही थी। फिर इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के साथ साथ ये देखा गया कि ऐसे सेल्स बने जिनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिली, न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स के अंदर आपको न्यूक्लियस तो देखने को मिल ही रहा है, पर न्यूक्लियस के साथ साथ आपको साइटोप्लाज्म भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया है ना, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की तरह आपको देखने को मिल रहा है, आधा अधूरा लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की लाइफ के अंदर, क्योंकि जितनी भी मेन सेलुलर एक्टिविटीज है, जितनी भी मेन सेलुलर केमिकल रिएक्शंस है, वो सभी की सभी आपको साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज का तोड़ना। ग्लूकोज जब टूटता है तभी एनर्जी रिलीज होती है, ग्लूकोज टूटता है और आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। तो वो जो मेन रिएक्शन है वो हो रही है आपकी साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म वो मेन अरीना है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसकी बदौलत वो सेल की अपनी लिविंग स्टेट पे रहता है, जिसकी बदौलत सेल लिविंग है। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल क्या था, ग्लाइकोलिसिस, वो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए का मतलब है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर था आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, उस डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इस प्रोसेस को जब डीएनए से आपका एमआरएनए बन रहा है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से आपकी प्रोटीन्स बनती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जो ये ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए ये आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रहा है। इसका अर्थात ये हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको राइबोसोम्स देखने को मिल रहा है, और वो ये तो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, सिंपल वे में समझिए। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको जो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, जो न्यूक्लियस से बाहर आए और साइटोप्लाज्म में आके इकट्ठा हो गए, उन्हीं एमआरएनए मॉलिक्यूल्स की रीडिंग राइबोसोम ने करी और उससे प्रोटीन बनाया। ठीक है, तो बेसिक शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि ये तो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक जो नटशेल में मैंने आपको समझाना था वो ये था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था, और दोनों के अंदर आपको साइटोप्लाज्म भी देखने को मिल रहा है। साइटोप्लाज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अरीना है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसकी बदौलत सेल एक लिविंग स्टेट में है, सेल जी पा रहा है। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोलिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस के बाहर तो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही थी ना। मैंने आपको भी बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका मतलब है न्यू सेल। न्यू सेल का मतलब है कि उनके न्यूक्लियस के बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, और न्यूक्लियस के अलावा आपको बाकी ऐसे और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिनके बाहर मेम्ब्रेन लगी होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल ही रही थी यूकैरियोटिक सेल में, उसके अलावा बाकी ऑर्गेनेल्स भी आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलती है, जिसके बाहर आपको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाहर भी आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सभी स्ट्रक्चर आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनके बाद हमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है,
अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिल रहा था, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिल रहा था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये कंसेप्चुअल चीज है जो आपको, आप सोचेंगे हम सीधे एमसीक्यू लगाते हैं और हम एमसीक्यू लगाएंगे, हमें सब कुछ जो हम एमसीक्यू में लगाएंगे वही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको इतना कंसेप्चुअल आइडिया लेना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, उन सभी में इतना कंसेप्चुअल आइडिया आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोम। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मैंने आपको बताया कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बाहर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही, उसके अलावा बाकी ऑर्गेनेल्स भी है जो जिनके बाहर आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके बाहर आपको मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, और ये राइबोसोम आपको दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है। आपको दोनों सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है और प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है यूकैरियोटिक सेल का, ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, बेसिकली बैक्टीरिया सेल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर भी आपको राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं और यूकैरियोट्स में भी आपको राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं। मेन बात क्या है कि ये एक मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके बाहर आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो राइबोसोम्स हैं ये कहां पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, वहां पर भी आपको ये राइबोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइबोसोम में मैंने क्या इंपॉर्टेंट बात बताई आपको, राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये सभी तरीके के सेल्स में पाई जाती है, बी इट प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, दोनों के अंदर आपको राइबोसोम ऑर्गेनेली देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ ये स्पेसिफिकली आपको कहाँ देखने को मिल रही है, उन सेल्स के अंदर कहाँ देखने को मिल रही है, उन सेल्स के साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रही है, या माइटोकॉन्ड्रिया में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए एनिमल सेल के अंदर आपको एक और ऑर्गेनेली देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली करेक्शन की जरूरत है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए नॉन मेम्ब्रेन। ये जो सेंट्रोसोम है ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके बाद आपको एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जैसा राइबोसोम भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली थी, लेकिन वो आपकी यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जा रही थी। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ आपको ये सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर आपको ना तो प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, ना तो बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि एनिमल सेल के अंदर आपको एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम, और ये सेंट्रोसोम ही हेल्प करता है सेल डिवीजन में, ठीक है, जिसे हम आगे जाके और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सेंट्रोसोम के अंदर आपको दो सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, कि दोनों के दोनों सेंट्रियोल 90 डिग्री पे लाई करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक ओवरव्यू लिया है सेल के बारे में, ठीक है। अब देखिए इस दुनिया में आपको डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, तो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी ना सेल की। सेल भाई डिफरेंट शेप का है, डिफरेंट साइज का है और डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली जो सेल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो उसे परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके शेप और उसके साइज में डिफरेंस है, और ये शेप और साइज का डिफरेंस आ रहा है उसकी मॉडिफिकेशन के कारण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल को मैसेज को ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे न्यूरॉन्स को, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं वो बहुत इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिग्नल्स को बहुत स्पीड से ले जाना है। अगर आपके पाँव में चोट लगती है तो पाँव से सर तक जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये काफी डिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सिग्नलिंग है बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं सेल के, जैसे न्यूरॉन, ठीक है। तो वहां पर आपको डिफरेंट शेप देखने को मिला, ऑलराइट।
एनीवे लेट्स कम बैक टू द स्लाइड। हाँ, सेल साइज की बात करते हैं तो माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटा सेल है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। माइक्रोप्लाज्मा ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। इसका साइज है लगभग 0.3 माइक्रोमीटर का, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल है तो उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल है उसका साइज आपको 3 से 5 माइक्रोमीटर के बीच का देखने को मिलता है, ठीक है। वायरस की बात करेंगे, वायरस आपके बैक्टीरियल सेल से भी छोटा है, ठीक है। 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का साइज देखने को मिलता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल आपको 10 से 20 माइक्रोमीटर के अंदर देखने को मिलता है, ऑलराइट। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, ये एग्जाम में पूछा गया है। आरबीसी का साइज कई एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है। आरबीसी का साइज कितना है? 7 माइक्रोमीटर का। और ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम भी है इरिथ्रोसाइट, इसी का दूसरा नाम भी है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, वेट, इसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करिए। इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस माइक्रोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लिख देता हूं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि इस माइक्रोप्लाज्मा के बाहर जो सेल वॉल, इस माइक्रोप्लाज्मा स्ट्रक्चर में या इस माइक्रोप्लाज्मा जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, इसके बाहर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये अपने साइज को, अपनी शेप को बदल सकता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो अपनी शेप को बार बार अपने हिसाब से बदल सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो ऑस्ट्रिच का एग है, शुतुरमुर्ग का जो एग है, वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ये भी आपने बहुत पहले सुना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली मैंने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सबके सब इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। नर्व सेल की बात करते हैं। नर्व सेल ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा पाया जाने वाला सेल है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि जो सबसे ह्यूमन हमारी बॉडी में जो सिग्नलिंग हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जो सिग्नलिंग हो रही है, अगर किसी को चोट लग रही है तो वो चोट से दिमाग तक सिग्नल कैसे आ रहा है? न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा है। उन न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो ये नर्व सेल है, ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर की लेंथ का ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये इतना बड़ा सेल है। अब देखिए, सेल शेप की बात करते हैं। The shape of the cell may vary with the functions they perform. ये कह रहा है कि एक सेल की जो शेप है, वो वेरी कर सकती है। वेरी मतलब डिफर कर सकती है, ठीक है। उसके फंक्शंस पे बेस्ड, उसके फंक्शन, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस पर आधारित है उसका शेप। मतलब एक सेल का कैसा शेप होगा, ये आधारित होता है उसके फंक्शन पे कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल, न्यूरॉन, नर्व सेल, मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम है। इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है ना, चोट लग रही है तो ये इंफॉर्मेशन है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन है कि भाई चोट लग गई है, ठीक है। या मैंने गर्म तवे पे हाथ रख दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन है कि भाई गर्म तवे पे हाथ रख दिया है, ये सिग्नल मेरे ब्रेन तक जाएगा और मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल देगा कि भाई इस हाथ को हटा दे। तो ये जो सिग्नलिंग हो रही है, ये आपके न्यूरॉन्स में हो रही है, नर्व सेल में हो रही है। इसलिए नर्व सेल्स कैसे आपको देखने को मिलते हैं? इलोंगेटेड शेप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स ही ऐसे सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं और बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी के अलावा अगर मैं मसल सेल की बात करूं, मसल सेल में भी आपको इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इलोंगेटेड से मेरा मतलब है एक लंबा स्ट्रक्चर, चिछावार स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर मसल सेल्स की बात करें, ये ऐसे सेल्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स या हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में उपयोगी हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे इलोंगेशन देखने को मिलता है, ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं एरिथ्रोसाइट्स की बात करूं, आरबीसीज की बात करूं, यहाँ पे आपको डिस्कॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आरबीसीज का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना है। ऑक्सीजन को तब कैरी कर पाएंगे जब इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होगा, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, ठीक है। द इरिथ्रोसाइट्स आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि सेल की शेप उसके फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, जिस तरीके का वो फंक्शन करेगा उसी तरीके से आपको उसकी शेप में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये डिफरेंट सेल्स मैंने बना रखे हैं, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसे थोड़ा समझिए, इससे बहुत बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल आपको कैसे देखने को मिल रहा है, राउंड एंड बाइकनकेव, इसको डिस्कॉइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs, इनका शेप कैसा है, अमीबॉइड। अमीबॉइड का शेप कैसा होता है, अमीबॉइड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, अमीबॉइड किसी भी शेप में ढल जाता है, ठीक है। इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोला गया, अमीबॉइड, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देखिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, हर एक सेल अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, ऑलराइट। अब कॉलमनार एपिथेलियल सेल की बात करें, ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स देखिए कैसे हैं, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। नर्व सेल को देखिए, नर्व सेल कैसा है, ब्रांच्ड है, इसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में लॉन्ग भी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है और इंफॉर्मेशन को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा रहा है, इसलिए आपको इसके अंदर ये सेल काफी लंबा स्ट्रेच फॉर्म में देखने को मिल रहा है, लगभग 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, समझो ना, इतना बड़ा सेल है ये, 1 मीटर लेंथ तक लंबा हो सकता है ये सेल, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। अब ये ट्रैकीड देखिए, ये जो ट्रैकीड बना हुआ है ये भी इलोंगेटेड शेप का है, ठीक है, जाइलम का पार्ट है, जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, ये भी आपको इलोंगेटेड शेप को देखने को मिलते हैं। मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स वो सेल्स हैं, ये प्लांट्स के वो सेल्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रही है, ये ग्रीन पार्ट लीफ में पाए जाते हैं और इसी सेल्स के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, इनकी बदौलत ही आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर। तो इनका शेप कैसा है, राउंड एंड ओवल, ठीक है। जितनी भी बात है मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट्स जो मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ ये सब के सब आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसी वे में पूछी जाती है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसी कंसेप्चुअल बेसिस के आधार पर ही स्लाइड्स को पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। अभी तक हमने क्लास की स्टार्टिंग में देखा कि एक सेल क्या है, ऑलराइट, और फिर हमने देखा कि सेल का ओवरव्यू लिया कि सेल के अंदर आपको कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको बेसिक डिफरेंस क्या क्या देखने को मिल रहा था, एक में आपको न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रही है, और यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा हमने राइबोसोम स्ट्रक्चर की बात करी, फिर हमने आपके सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर की बात करी कि वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ना ही वो प्लांट सेल में पाया जाता है, ना ही वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब यहां से हमारी मेन एक्चुअल क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये मेन बेसिस बनाएगा आपका किसी भी एग्जाम के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी इस प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्टडीज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मोनेरा किंगडम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोकैरियोटिक सेल को, मतलब मोनेरा किंगडम के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने जो सेकंड चैप्टर होगा आपका एनसीईआरटी का अगर 11th क्लास का सेकंड चैप्टर आप गौर करेंगे, या आप अपने ग्रेजुएशन का भी गौर करेंगे तो आपने ग्रेजुएशन में भी ये पढ़ा होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आरिश विटेकर ने। उनमें से जो पहला किंगडम था मोनेरा, उसके अंदर आपको बैक्टीरिया देखने को मिल रहे थे। मोनेरा ऐसा किंगडम है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलते हैं, ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस के बाद आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो 4 आपके किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया किंगडम, इन चारों किंगडम में आपको यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलते हैं, ऐसे सेल्स देखने को मिलते हैं जिन सेल्स में आपको न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होगा, सीधे और सीधे मोनेरा किंगडम,
क्योंकि सिर्फ मोनेरा किंगडम के अंदर आपको कैसे सेल्स मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मोनेरा किंगडम। ठीक है, अब मोनेरा किंगडम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरिया देखने को मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है, माइक्रोप्लाज्मा देखने को मिलता है, और पीपीएलओ, जो माइक्रोप्लाज्मा को ही जानते हैं, माइक्रोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मोनेरा किंगडम, और मोनेरा किंगडम के अंदर आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक बैक्टीरिया का ही टाइप है। इसी तरीके से मोनेरा ये जो माइक्रोप्लाज्मा है वो भी एक बैक्टीरिया का ही टाइप है। ऑलराइट, अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि ये पुराना सेल है, प्रो मतलब पुराना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो पुराना सेल है, ये जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, और अर्थ के फॉर्मेशन में जो सबसे पहला जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। ठीक है, उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। उस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में जो सबसे पहला सेल बना था, ठीक है, मतलब उस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के जस्ट खत्म होते होते आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट आ गया था, और उसमें जो सबसे पहला सेल बना था वो था आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सबसे पहले इस दुनिया में बैक्टीरिया ही आए थे। ठीक है, सबसे पहले इस दुनिया में प्रोकैरियोटिक सेल ही आए थे। तो जनरली ये जो सेल्स होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है, और इनके अंदर जो डिवीजन होता है, मतलब ये जो मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इनका साइज छोटा है, और इनके अंदर जो डिवीजन है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो बहुत हाई स्पीड में हो रहा है, हाई रेट के साथ हो रहा है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनके शेप और साइज में भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के शेप्स देखे जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। या तो वो स्फेरिकल शेप के होंगे, जिसको हम बोलते हैं कोकाई शेप, मैंने क्या बोला, या तो वो स्फेरिकल शेप के होंगे जिसे हम जानते हैं कोकाई नाम से। ठीक है, या तो वो रॉड शेप स्ट्रक्चर होंगे, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं बैसिलस। ठीक है, बैसिलस, जो बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा बैसिलस, राइट, वो बैसिलस एक्चुअली उसकी शेप को बता रहा है। ठीक है, बैसिलस का मतलब है रॉड शेप स्ट्रक्चर, कोकाई का मतलब है स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पाइरिला में आपको ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा विब्रियो, ये जो विब्रियो है ये आपको कॉमा शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं जो आपको प्रोकैरियोटिक्स या बैक्टीरिया सेल में देखने को मिलती है। ठीक है, वो 4 शेप कौन सी होगी, कोकाई, स्फेरिकल, बैसिलाई या बैसिलस, रॉड शेप, स्पाइरिला, स्पाइरल शेप, विब्रियो, कॉमा शेप। ऑलराइट, अब देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डाल दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में आपको यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रही है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और ये न्यूक्लियोइड पाया जाता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो आपको न्यूक्लियोइड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको अंदर की सेल की अंदर की साइड को आपको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड को आपको जो एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है इसे हम बोलते हैं मेसोसोम। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे हमने किस नाम से जाना था, साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, ठीक है, और इसके अंदर ये राइबोसोम स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि राइबोसोम स्ट्रक्चर तो आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइबोसोम स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको इंक्लूजन बॉडीज भी देखने को मिलती है, जिसको मैं आपको आगे आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं ये रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अपने अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर अपना रिजर्व फूड मटेरियल रखता है इस फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, सेल वॉल, और इस सेल वॉल के बाहर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसे बोलते हैं कैप्सूल या स्लाइम लेयर, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, इसी स्ट्रक्चर को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे।
जितने भी प्रोकैरियोट्स है सबके अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, इसलिए उसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि वो प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी शेप बदल सकता है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स रख सकता है, क्योंकि उसके बाद उसके उस सेल के बाहर एक रिजिड सेल वॉल स्ट्रक्चर नहीं है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो आप उनके अंदर आपको सेल वॉल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। आई होप आपने 9th और 10th में तो पढ़ा ही होगा कि जो सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है वो आपकी किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। और अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम काइटिन की बात करूं, ऐसी सेल वॉल जो काइटिन से बनी हुई है वो आपको कहां देखने को मिलती है, वो मिलती है फंजाई में देखने को। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, एनीवे तो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसे समझिए, यहां पर देखिए ये रहा मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंदर आपको बैक्टीरियाज देखने को मिल रहे थे। ठीक है, मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सेल के बने हुए हैं। 90% जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल के बने हुए हैं, और वो कौन सा सेल है, वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम के अंदर आपको बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं और आर्की बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब देखिए जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, मोनेरा किंगडम से मतलब क्या होगा, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मोनेरा किंगडम से मतलब हो गया प्रोकैरियोट्स। तो जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स हैं मतलब मोनेरा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर आपको पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे जो सेल वॉल है उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कन्वेंशनल हम पढ़ रहे थे कि जितने भी मोनेरा में आपको पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल देखने को मिल रही है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और उसी डिफरेंस के कारण ये जो आर्की बैक्टीरिया है, मतलब आर्की बैक्टीरिया में जो डिफरेंट सेल वॉल है, उसी बेसिस पे ये किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऐसे एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहां पे हाई टेम्परेचर है और एसिडिक कंडीशन है, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, ये आपके ऐसे कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। ठीक है, इसके अलावा मतलब ऐसी दुनिया में अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपका आर्की बैक्टीरिया है, क्योंकि ये कैसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये जो इनको बेनिफिट मिला है कि कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये क्यों मिला है, कैसे मिला है, क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी सेल वॉल को डिफरेंट क्यों बोलते हैं। एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकन को हम स्यूडोम्यूरिन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा स्यूडोम्यूरिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, एनीवे लेट्स कम बैक टू पॉइंट। जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिली थी पेप्टिडोग्लाइकन की, और आर्की बैक्टीरिया के अंदर आपको डिफरेंट सेल वॉल देखने को मिलती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उनके सर्वाइवल के लिए इन एक्सट्रीम कंडीशन, इन एक्सट्रीम कंडीशन। वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है आर्की बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये जो स्टेटमेंट है बार बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जो सेल वॉल है माइक्रोप्लाज्मा में वो एब्सेंट है। ठीक है,
अब देखिए प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था कि उनके पास आपको कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिल रहा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मेरा मतलब है कि उस न्यूक्लियस के बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नंगा है, वो दिख रहा है, ठीक है, मतलब उसके बाहर एक कवरिंग नहीं हो, फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इधर देखिए ये है उसका न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर, इसके बाहर आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और इसका दूसरा नाम क्या है, जिनोफोन या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रही है और जिसका जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिनोफोन या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर आपको न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। बेसिकली जो न्यूक्लियोलस होता है ये आपका राइबोसोमल आरएनए से बनता है। बेसिकली ये राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब देखिए राइबोस जो आपके यूकैरियोट्स है और जो प्रोकैरियोट्स है उनके बीच में एक डिफरेंस याद रखिए, ये आपको एक आइडिया देगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जितनी ऑर्गेनेलीज आपको यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिल रही थी, जितनी भी ऑर्गेनेलीज आपको यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिल रही थी, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, लाइसोसोम वगैरह वगैरह, ये सब की सब ऑर्गेनेली आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसोम। वो तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम बात सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिर्फ उतने तक ही समझाऊं, क्योंकि इसके आगे यूकैरियोटिक सेल हम स्टार्ट करेंगे तो उसके पॉइंट्स मैं आपको वहां पर ही बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था यहाँ पे, इंक्लूजन बॉडीज ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसी पे आ रहे हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर रिजर्व मटेरियल देखने को मिल रहा है। वो रिजर्व मटेरियल कहां पे देखने को मिल रहा है, इंक्लूजन बॉडीज के अंदर। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज है प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलती है, और इन्हीं इंक्लूजन बॉडीज के अंदर उनका रिजर्व मटेरियल होता है। बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल इन्हीं इंक्लूजन बॉडीज के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स या साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये आपके रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स में आपको फास्फोरस मिल रहा है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल में आपको स्टार्च मिल रहा है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल का मतलब है ग्लाइकोजन। ये सभी के सभी स्टोर हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो आपके पास वैक्यूल्स हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल को कुछ फूड को रिजर्व करना है तो उसके पास वैक्यूल है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइबोसोम के अलावा ऐसी कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है जो आपकी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, जो आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिल रही थी। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको वैक्यूल देखने को मिल रहा है जो कि इंक्लूजन बॉडीज का काम कर रहा है, क्योंकि वैक्यूल आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलती है, जिनका काम क्या है कि वो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती है, और ये इंक्लूजन बॉडीज आपके साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये इंक्लूजन बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इंक्लूजन बॉडी कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा है, साइटोप्लाज्म में आपको फ्रीली देखने को मिल रहा है, ठीक है।
इसमें भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक मैंने इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एनीवे, अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर दुनिया का कोई भी सेल ले लो, सब सेल के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोमिक डीएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हर एक सेल के अंदर आपको जीनोमिक डीएनए देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर आपको उस जीनोमिक डीएनए के अलावा एक प्लाज्मिड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जीनोमिक डीएनए जो आपका मेन क्रोमोसोमल डीएनए था, जीनोमिक डीएनए जो आपका क्रोमोसोमल या डीएनए था, ठीक है, उसके अलावा आपको एक प्लाज्मिड डीएनए भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया न्यूक्लियोइड, ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोइड जो हो गया मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोइड या मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, ये कैसा होता है स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखो ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको ऐसे याद करिए, इस स्टाइल से याद करिए, इस डायग्राम की बेसिस पे याद करिए, ठीक है। जो न्यूक्लियोइड डीएनए या मैं कह सकता हूं मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये आपको डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में देखने को मिलता है, जो मेन जीनोमिक डीएनए ये वाला डीएनए जिसे हम न्यूक्लियोइड नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में आपको प्लाज्मिड भी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा बैक्टीरिया में आपको प्लाज्मिड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा डीएनए जो पाया जा रहा है, क्रोमोसोम के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जा रहा है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर आपको मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी एक और डीएनए स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड क्या है, ये प्लाज्मिड आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। जस्ट लाइक न्यूक्लियोइड या जस्ट लाइक क्रोमोसोमल डीएनए जो कि आपको डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिल रहा था, उसी तरीके से आपको प्लाज्मिड भी देखने को मिलता है। प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है। ये जो मेन न्यूक्लियोइड था उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में एक प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियोइड की तरह ही ये भी अपने अंदर ये एबिलिटी रखता है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए, अपनी कॉपी बना पाए। रेप्लिकेट का मतलब है अपनी कॉपी खुद बना सकता है। ये जिस तरीके से जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए वो रेप्लिकेट करता है, उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो प्लाज्मिड डीएनए ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप, ठीक है। द एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर, जो कि प्लाज्मिड के पास है। ये किसी भी जीनोमिक डीएनए पे डिपेंड नहीं कर रहा रेप्लिकेशन के, मतलब ये जो प्लाज्मिड है ये मेन जीनोमिक डीएनए पे डिपेंड नहीं कर रहा कि मुझे रेप्लिकेट करने में हेल्प कर, ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। और इस प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है आपकी बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम इसको एज अ वेक्टर की तरह देखेंगे कि ये वेक्टर की तरह काम में आता है। इसके अलावा जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया को बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है, ठीक है। वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया को फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है प्लाज्मिड, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मिड के कुछ मेन टाइप्स हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला टाइप क्या हो गया, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड को हम आर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड को हम आर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी भी देखने को मिल रही है। कुछ बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस रखते हैं, मतलब एंटीबायोटिक भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, आर फैक्टर प्लाज्मिड होता है, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये ऐसे प्लाज्मिड है जिनके अंदर आपको
ट्रांस जीन्स देखने को मिलते हैं। ट्रांस जीन्स का मतलब क्या है, इसे याद रखिए। ट्रांस जीन्स देखने को मिलते हैं। ट्रांस जीन्स का मतलब है ट्रांसफर जीन्स, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने जीन्स को भेज देते हैं। ये बैक्टीरिया जिनके अंदर आपको फर्टिलिटी प्लाज्मिड देखने को मिल रहा है, ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड खुद ये इसे सिंपल वे में समझिए, सॉरी, ठीक है। एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर आपको प्लाज्मिड देखने को मिल रहा है। ये प्लाज्मिड है, ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए बना दिया मैंने बड़ा वाला, ये छोटा सा मैंने बना दिया प्लाज्मिड, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा कि इस प्लाज्मिड ने अपने आप को रेप्लिकेट किया और अपने आप को रेप्लिकेट करके यहां से इस वाले सेल के अंदर भेज दिया, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड के अंदर ये ट्रांसफर जीन्स थे, ठीक है। इसी ट्रांसफर जीन्स की बदौलत आपको फर्टिलिटी देखने को मिली कि इसने इस सेल बैक्टीरिया को भी फर्टाइल कर दिया है, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, ये जो आपका प्लाज्मिड था जिसके अंदर आपको ट्रांसफर जीन्स देखने को मिल रहे थे, ये ट्रांसफर जीन्स यहां से इस बैक्टीरिया में चले गए और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। इसको कंजुगेशन होने के लिए यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब बनती है, ठीक है। तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड का मतलब क्या है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड का मतलब वो ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर आपको ट्रांसफर जीन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन अ बैक्टीरियल सेल थ्रू अ कंजुगेशन प्रोसेस, ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। इसके अलावा ये मैं आपको प्लाज्मिड की टाइप्स पढ़ा रहा था, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड एंड तीसरा क्या है, विरुलेंस प्लाज्मिड, ठीक है। विरुलेंस प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया को विरुलेंस प्रोवाइड करता है, पैथोजेनिक नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया को कन्वर्ट करता है इनटू पैथोजेंस, ठीक है। बैक्टीरिया को घातक बना देता है, ठीक है, उसको विरुलेंस प्रोवाइड करता है। इसी की बदौलत जो बैक्टीरिया वो पैथोजन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। कॉल प्लाज्मिड ऐसा प्लाज्मिड है जिसके अंदर आपको कोलिसिन प्रोटीन्स के जीन्स देखने को मिलते हैं। ये जो कोल प्लाज्मिड है ये अपने अंदर कोलिसिन प्रोटीन्स के जीन्स को कोड करता है, ठीक है। अब ये जो कोलिसिन प्रोटीन्स बनती हैं ये दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में काम करती है, ठीक है। ये दूसरे बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। तो ये आपके मेन टाइप्स हो गए प्लाज्मिड के, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, विरुलेंस प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको कैसा सेल एनवेलप देखने को मिल रहा है। ये सेल एनवेलप के अंदर आपको तीन लेयर्स देखने को मिलती है। सबसे भारी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर आपको सेल वॉल, फिर सबसे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अंदर जाके पढ़ेंगे ढंग से कि ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका काम क्या है, ऑलराइट। सेल वॉल का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, और बाकी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कल मैं आपका ये पूरा प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका पूरा ये खत्म करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है।